हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, ओरिजिन देखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। और उसके बाद में हम लोगों ने वाइटलिज्म थ्योरी देखी थी। उसके बाद में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन को देखा था, ठीक है। तो मैं एक बार समराइज़ कर दूँ प्रीवियस चीज़ों को। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी थ्योरी सबसे पहली आई थी डेवलपमेंट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो आई थी वाइटलिज्म थ्योरी। ये कहती थी कि जो ऑर्गेनिक जो लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हीं से हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल सकते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ और ऑर्गेनिक चीज़ें ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये थी वाइटलिज्म थ्योरी। और इसमें इनऑर्गेनिक पोर्शन को भी जोड़ा गया था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन लिविंग से ही आएंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ही सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। इनके बीच में सेपरेशन बना दिया गया था, ठीक है। बाद में जो फ्रेडरिक ओलर थे, जिन्होंने फर्स्ट कंपाउंड बनाया था ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में, यूरिया, ठीक है, बाय यूजिंग अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड था जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा रहा था। सो ये थ्योरी यहाँ पे क्या हो गई, फेल हो गई। तो फ्रेडरिक ओलर की डिस्कवरी के बाद 1828 के बाद ये थ्योरी चेंज हो गई और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नई स्टार्टिंग हो गई, ठीक है। वहाँ पे सारी चीज़ें बदल गई, ठीक है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग यहीं से होती है, ओलर के यूरिया फॉर्मेशन से। फिर इसके बाद हम लोगों ने ऑर्गेनिक फूड देखे थे, ऑर्गेनिक विटामिन्स देखी थी, ठीक है। तो ये जितने भी ऑर्गेनिक जहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं आज की लाइफ में, ठीक है, वो सारी चीज़ें वही होती हैं जो प्योरली ऑर्गेनिक बेस्ड होती हैं, ठीक है, जहाँ पे सिंथेटिक किसी भी चीज़ का यूज़ ना हो, ठीक है। तो उन चीज़ों को देखा था। फिर यहाँ पे विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन सी जो है वो सिंथेसाइज करी जाती हैं, ठीक है। और आज टाइम में जो है बहुत सारी विटामिन्स को जो है नेचुरली भी मिलती हैं और उनको लैब में भी सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बेसिक्स थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो हमको हिस्ट्री में पढ़नी थी उनकी। और जो उनका जहाँ से ओरिजिन हुआ वो जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जहाँ से हमारी बेस स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक का, जहाँ से हम कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना और वीडियोज़ को इन तक देखना, यहाँ से आपको जितना भी कंटेंट मिलेगा, ठीक है, वो बुक से ही है, इसलिए आपको बुक की हर एक लाइन का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी बुक रीड करने में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप हमसे डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अपनी एग्ज़ाम प्लानिंग या और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई में, ठीक है, या आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप वहाँ से हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ओके। सो स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर 1.2, ठीक है। प्रीवियस में हम लोग 1.1 टॉपिक को डिस्कस कर लिया था। तो बिफोर वी बिगिन आवर स्टडी द कंपाउंड ऑफ द कार्बन वी नीड प्रैक्टिस सम बेसिक but familiar ideas about the chemical elements and their structures, okay. The compound we encounter in the chemistry are made up of element combined different proportions. Element are made up of atoms, and atom consist of dense positively charged nucleus contain proton and electron and surrounding cloud by of electron, ठीक है। इन दोनों लाइंस का अगर मैं जनरल में मीन बताऊं तो यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, वो एलिमेंट से ही मिलके बने होते हैं, वो भी डिफरेंट प्रोपोर्शन में, ठीक है। कंपाउंड जैसे वाटर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज की बात करें तो यहाँ पे कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 एंड ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल मिलके बनते हैं। तो ये एलिमेंट से ही बनते हैं, जनरल कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलके बने। सेकंड लाइन का अगर मतलब बताएं तो यहाँ पे कहा गया कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो एटम्स होते हैं। एटम्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है उनके सेंटर में, ठीक है। जेडी ली में मैंने फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है एटम के बारे में, कि ये डेंस न्यूक्लियस जो होता है डेंस पार्टिकल पार्ट होता है एटम का। इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में ईच प्रोटॉन ऑफ द न्यूक्लियस बियर 1 पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, सबको पता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, या कह सकते हैं कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे होता है जीरो। तो ओवरऑल जो चार्ज चार्ज आता है दैट इज पॉजिटिव, इसलिए न्यूक्लियस में प्लस बना दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे इफेक्टिव चार्ज जो होता है प्रोटॉन का ही होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो जीरो होता है। सो यहाँ पे मासेस का कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में हमको इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ये आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। बुक का पीडीएफ है आपके पास। एंड
ईच एलिमेंट एटॉमिक नंबर के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, जनरल चीज़ होती है। एटॉमिक नंबर को हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम एंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जनरली पता ही होंगी, ठीक है। इसमें कुछ खास चीज़ें बताने वाली नहीं है, मैं यहाँ पे छोटी सी चीज़ को एक्सप्लेन करे दे रहा हूँ, जितना भी ऊपर लिखा है उसको समराइज़ कर दो यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में 2 चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं किसी एटम में, और यही होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। और इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को मास नंबर, ठीक है। तो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने बता दी, इसके बिहाफ पे आप ये सारे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइसोटॉप्स, ठीक है, 1.2a, ठीक है। Before we leave the subject of atomic structure and the periodic table, we need to examine one observation: the existence of atom of the same element that have different masses, ठीक है। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है और डिफरेंट एटॉमिक मास है तो उनको कहते हैं आइसोटोप। जैसे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का 1H1, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ये 3 होते हैं, ठीक है, आइसोटोप्स। तो इनमें क्या होता है, सबका जो एटॉमिक नंबर है 1 1 है, लेकिन एटॉमिक मास यहाँ पे क्या है, 1 2 3। तो ये क्या होते हैं, आइसोटोप्स हैं आपस में, ओके। यहाँ पे कार्बन की बात करें तो कार्बन के भी होते हैं हमारे, ठीक है। कार्बन के क्या होते हैं, C12, C13, C14। तो यहाँ पे क्या होता है, सबका एटॉमिक नंबर 6 ही होता है, बट यहाँ पे एटॉमिक मास जो होता है वो दैट इज मास नंबर कन्वर्ट हो जाता है 12 13 14, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। Although all the nuclei of atom have the same element, will have the same number of proton, some atom of the same element may have different mass because they have different number of neutron. Such atom are called isotopes, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि जैसे मैंने बताया कि मासेस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो मासेस तो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट मास, डिफरेंट मास एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। सिर्फ किसके चेंजेस, किस में चेंज आता है, न्यूट्रॉन्स में चेंज आता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी हिडन पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम लोग जनरली देखते नहीं है। तो ये बुक में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया इस चीज़ को कि आइसोटोप्स वो होते हैं जहाँ पे मासेस डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, बट प्रोटॉन सेम होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के इसलिए हैं क्योंकि जो एटॉमिक नंबर मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है, यहाँ पे बताया कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन ही होता है, और यहाँ पे मैंने कहा कि सेम एटॉमिक नंबर, इसका मतलब क्या होगा, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन ही तो होता है, तो सेम प्रोटॉन हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसको अलग से भी लिखा जाता है और उसको इसी में भी कंसीडर कर सकते हो, तो सेम प्रोटॉन होते हैं। तो जब, और ये जो होता है दैट इज मास नंबर, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, देखो मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन सेम रहेगा तो सिर्फ न्यूट्रॉन का ही डिफरेंस आएगा ना सब में। तुम कह सकते हैं कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 में सिर्फ डिफरेंस है तो किसका है, न्यूट्रॉन्स का है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में फॉर एग्जाम्पल अबाउट 1% ऑफ एटम, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई गई, जैसे यहाँ पे जो भी लिखा है डेटा, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसका जितना भी समरी है, जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारा डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो कार्बन की बात करूँ तो कार्बन में क्या होता है, कार्बन के आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं 12C, 13C, 14C। अब क्या होता है कि ये तीनों ऐसा नहीं कि सेम अमाउंट में होते हैं नेचर में, ये डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे 13 कार्बन जो होता है ना, बहुत कम प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, 1%, ठीक है, 1% होता है। 98-9% क्या होता है, हमारा होता है 12C। और हमारा जो 14C होता है, ये तो जनरली हमारा क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। ये चीज़ कार्बन डेटिंग अगर आपको जाननी हो तो कार्बन डेटिंग का मैंने लेक्चर बनाया जेडीली की पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। कार्बन 14 का जो, सॉरी, ग्रुप 14 का जो एक्सप्लेनेशन है उसमें मैंने कार्बन डेटिंग का बनाया लेक्चर, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बुक से है, ठीक है। तो आप वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे कार्बन डेटिंग के, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो कार्बन 14 को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, आइसोटोप को यूज़ करते हैं किसमें, कार्बन डेटिंग में। आर्कियोलॉजिकल चीज़ों की एज बताने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं कार्बन 14 को, ठीक है। तो ये है कार्बन का वो कि जरूरी नहीं कि सारे सेम
कंपोजिशन में प्रेजेंट हो। उसके बाद जो हमारा ये होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी ज़रूरी नहीं कि सारा सेम अमाउंट में प्रेजेंट हो। मैंने बताया 1H1 प्रोटियम होता है, 1H2 ड्यूटीरियम होता है, 1H3 ट्राइटियम होता है, ठीक है। तो ये तीनों भी होते हैं, ठीक है। और 1H3 क्या होता है या 3H क्या होता है, दैट इज रेडियो एक्टिव, या रेडियो एक्टिव होता है। क्वेश्चन कहीं आ जाए कि रेडियो एक्टिव कौन सा आइसोटॉप होता है हाइड्रोजन का, तो ट्राइटियम होता है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जैसे मैंने जहाँ पे जितना भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, ठीक, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 12C एंड 13C पूछ सकता है कि 13C में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 13C कार्बन्स। तो इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, क्योंकि 13C है और हमको पता है कि 6 इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है और हमको पता है मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और यहाँ पे 6 क्या है, एटॉमिक नंबर है, और मैंने बताया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। इसलिए हम यहाँ पे प्रोटॉन की जगह 6 रख देंगे। एंड मास नंबर हमको 13 पता है, 13 इज इक्वल टू एन प्लस एन न्यूट्रॉन्स। तो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। तो ऐसे कैलकुलेशन भी आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इनको भी आप अच्छे से करना। यहाँ पे नाइट्रोजन के भी आइसोटॉप्स दिए गए हैं 14 एंड 15 एंड, ठीक है। क्लोरीन के भी होते हैं 35 36, ठीक है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं पीरियड टेबल में जिनके आइसोटॉप्स पॉसिबल हैं, ठीक। सो इसके बाद सेकंड है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में भी हम लोगों को जनरली पता ही होता है, ठीक है। देखेंगे, वी डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम इन मोर डिटेल इन सेक्शन 1.10 में उसको अच्छे से देखा जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सप्लेनेशन को देखो, एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग जब किसी चीज़ को, जैसे किसी भी एटम के बारे में हम सीख रहे होते हैं, तो जब क्वांटम में इसको सीखते हैं एटम को, तो बहुत डिटेल में जाते हैं, एकदम अच्छे से सीखते हैं, हर एक पॉइंट को सीखते हैं कि सेल क्या है, सब सेल क्या है, क्यों है, ठीक है, सारे रीजंस वहाँ पे देखते हैं। बट जब उसी चीज़ को ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं तो उसको हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हैं, ठीक है। उसका सिर्फ कंक्लूजन देखते हैं, उसके अंदर नहीं जाते हैं कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। ऑर्गेनिक में मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि इनमें क्या होता है, ठीक है। बट मैं हिंट ज़रूर दे दूंगा कि मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन कहाँ पे किया है, ठीक है। वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे अगर आपको ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है जेडी ली की बुक में, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे मैंने मैथमेटिकली और एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से ज्वाइंट किया है एक दूसरे को कॉन्सेप्ट को। अगर आप वहाँ से देखेंगे तो 100% आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताया दे रहा हूँ इन चीज़ों को कि अगर सराउंड देखो, एटम छोटा होता है तो सेल्स क्या होती हैं, कम होती है उसमें। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन होता है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। एटम बड़ा हो जाता है तो डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो फोर्स होता है वो हमको पता है कि आर स्क्वायर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ती है तो फोर्स कम होता है, फोर्स कम होता है तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है क्योंकि निकालना ईजी हो जाता है तो एनर्जी की कम जरूरत पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि increase energy and increase distance from the nucleus, thus the important cell called the valence cell, ठीक। तो सबसे बाहर का जो सेल होता है उससे निकालना इजी हो जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि उसकी आयनेशन एनर्जी बहुत कम लगती है, बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है उसको निकालने के लिए। इसलिए जो वैलेंस सेल होता है वो क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल कहते हैं जनरली, ठीक है। कहीं कहीं पे नहीं कहते हैं, बट ज़्यादातर केसेस में, मैक्सिमम केसेस में इसी को हम वैलेंस सेल कहते हैं, सबसे आउटर मोस्ट सेल को, ओके। क्योंकि उसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत ईजी होता है, ठीक है। सो इसके आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट को। हाउ डू वी नो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स हैज़ इन its valence shell? We look the periodic table. The number of electrons in the valence shell called valence electron is equal to the group number of the element. For example, carbon is a group 6A, and carbon is a 4 valence electron. Okay, sorry, 4 है, ठीक है, 4A, and oxygen is 6A, एंड हेलोजन्स आर 7 है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस चीज़ को भी मैंने जेडली की बुक जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे एटम में मैंने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था इन चीज़ों को। तो यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, तो मैंने यहाँ पे बताया कि थर्ड ए जो है, ठीक है। तो आप सबसे इजीली याद रखो कि हम ऐसे पढ़ते हैं 13 फैमिली, 14 फैमिली, 15 फैमिली, 16, 17, 18, ठीक है।
तो यहाँ पे पढ़ते हैं ये क्या होता है, बोरॉन फैमिली होती है, एक कार्बन होती है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, सल ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, या हैलोजन फैमिली इसको कहते हैं, ये तो इनर्ट गैसेस होती हैं। तो इनके जो बोरॉन में आते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है, इन तीनों, इन सब में जो इनका एटॉमिक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज 3 होगा, ठीक है, इस लास्ट डिजिट को पकड़ते हैं हम, ठीक है, ये हेल्पफुल है। ये सेकंड भी थर्ड भी याद रखने से बेहतर है कि आप 13, 14, 15, 16, 17, 18 याद रखें, उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन याद रखें। जैसे कार्बन है, तो कार्बन में कौन सा एलिमेंट होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है, तो उसमें सब में क्या होता है, 4, 4 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में क्या होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है, तो सब में 5 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। और अगर हम बात करें 17 में, तो क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, ठीक है, इन सब में क्या होता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैसे ही 18 में भी जितने भी आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, नियॉन, जितने भी हैं सब में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे बताना है तो हम कैसे बताएंगे। सोडियम, सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फर्स्ट ए का है, तो फर्स्ट ए में 1 होगा। क्लोरीन कितना होगा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा। नियॉन में कितना होगा, 8 होगा। सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन किस ग्रुप का है, 14 ग्रुप का है। 14 ग्रुप में कैसे पता करेंगे 14 का है, यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, तो सिलिकॉन 14 का, इसलिए हमें 4। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन किस ग्रुप का है, फिफ्थ 15th ग्रुप का है, ठीक है, यहाँ पे 5 और बोरॉन 3, ठीक है, तो ये हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी होगी, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि जो ग्रुप ऊपर लिखा रहता है उसी का जो होता है एटॉमिक जो होता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंडिकेट करते हैं, ओके। सो आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे द स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। सो आई होप आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और शेयर भी करना फ्रेंड्स में, जिससे उनको हेल्प मिले। और कोई क्वेश्चंस होगा या कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।